वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप सीखेंगे पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। आपको कंप्लीट पोएम यहाँ पर मिलेगी। आप डिजायर्ड स्टेंजा पर जंप करके जा सकते हैं। पोएटिक डिवाइसेस की डेफिनेशंस या उनके बारे में सीखने के लिए आप वीडियोस के लिंक्स देख सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड हैं। सिलेबस की अदर पोएम्स भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक्स खोलकर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। बेसिकली तो ये जो पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री, ये आपको बताती है कि एक ट्री को मारने का प्रोसेस कैसा होता है, किस तरह से एक ट्री को किल किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि उसको जो ख़त्म करने का प्रोसेस है वो इतना भी सिंपल नहीं है कि आप सोचें उसे आसानी से, जैसे अब हम फ्रूट्स वगैरह लेते हैं उनको इजीली हम कट कर लेते हैं, है ना। लेकिन एक ट्री को ख़त्म अगर हमने करना है, किल करना है, इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। उसके लिए लंबा प्रोसेस होता है और वो कैसे होता है वो सब यहाँ पर आप देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। पहले ही वो बात स्पेसिफाई कर रहा है पोएम कि एक ट्री को किल करने के लिए मच टाइम, बहुत टाइम जो है वो लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, कि अगर आप एक नाइफ से, एक चाकू से चोट मारेंगे, जब आप किसी तीखे ऑब्जेक्ट से किसी चीज़ पर चोट मारते हैं उसको बोलते हैं टू जैब, है ना। तो अगर आप सिंपली एक जैब ऑफ नाइफ, एक चोट मार रहे हैं, एक चाकू से चोट मार रहे हैं, तो उससे ये काम नहीं बनेगा। लिखा है ना, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, कि किलिंग जो है वो सिंपली एक नाइफ से अगर आप चोट मार रहे हो ना एक पेड़ को, तो उससे उसकी किलिंग नहीं होगी, नहीं मरेगा वो। इट हैज़ ग्रोन स्लोली। इट कौन है यहाँ पे? ट्री। इट हैज़ ग्रोन स्लोली, कि वो जो है वो धीरे धीरे बड़ा हुआ है। कंज्यूमिंग द अर्थ, और कैसे बड़ा हुआ है? अर्थ के अंदर से चीज़ों को कंज्यूम करके। क्या क्या कंज्यूम किया उसने, क्या क्या उसने खाया? उसने जो अर्थ के अंदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं वो यूज़ किए, वाटर को यूज़ किया, है ना, तब जाकर वो स्लोली जो है ग्रो हुआ। राइजिंग आउट ऑफ इट, और इट क्या है यहाँ पर? अब दोबारा यहाँ पर जो इट स्टैंड कर रहा है वो अर्थ के लिए स्टैंड कर रहा है। राइजिंग आउट ऑफ इट, और उसके अंदर से बाहर निकला। ये कहने का क्या मतलब है? सबसे पहले एक सीड होती है और सीड जो है वो ग्राउंड के अंदर होती है। धीरे धीरे जब उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वाटर मिलता है, तो वो अर्थ के अंदर से राइज आउट होता है, बाहर निकलता है। तब वो आपको नज़र आने लगता है कि ग्राउंड के अंदर से कोई सीड में से चीज़ ग्रो हो गई है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और उसकी क्रस्ट के ऊपर उसने फीड किया, वहाँ से अपना खाना पानी लिया। किसकी क्रस्ट पे से? अर्थ। अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो जो भी ग्रोथ होती है प्लांट्स की, या मिनरल्स वगैरह या न्यूट्रिएंट्स वगैरह, हम सही शब्दों में बोलें, वाटर वगैरह जो अवेलेबल होता है प्लांट्स को, वो क्रस्ट में से ही होता है। वो वाला लेयर होता है क्रस्ट जिसके अंदर प्लांट्स की ग्रोथ होती है। तो उसकी क्रस्ट के ऊपर फीड करके, इट्स यहाँ पर अर्थ के लिए ही है कि अर्थ की क्रस्ट पे फीड करके, फीड करना खाना पीना, वहीं से उसने खाना पीना लिया और धीरे धीरे स्लोली उसने अपनी ग्रोथ को पकड़ा। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। एब्जॉर्बिंग, सोखना, खींचना, और कई साल तक वो सनलाइट लेता रहा, एयर लेता रहा, वाटर लेता रहा। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। लेप्रस, लेप्रस क्या चीज़ होती है? देखो, लेप्रस जो है, लेप्रेसी वर्ड आपने सुना होगा। ये एक बीमारी होती है और उसमें क्या होता है, स्किन के ऊपर वाइट कलर के डिस्कलरेशन पैचेस हो जाते हैं। इसको हम कोढ़ की बीमारी भी बोलते हैं। लोगों को ये स्किन डिजीज़ हो जाती है कई बार। तो अब जो एक ट्री है ना, ट्री की जो ट्रंक होती है या बार्क होती है, छाल जिसको बोलते हैं, उसका भी जो कुछ लुक होता है वो ऐसा ही होता है जैसे कि एक स्किन जो है लेप्रेसी में नज़र आती है। एक बीमार स्किन जो होती है जिसके ऊपर पैचेस होते हैं वाइट कलर के। तो हाइड जो वर्ड है वो आपका डिफाइन कर रहा है स्किन को। हाइड का मीनिंग है यहाँ पर स्किन। तो उसकी जो लेप्रस हाइड है, उसकी जो लेप्रस स्किन है, छाल को बोल रहे हैं वो पेड़ के, उसके अंदर से स्प्राउट होकर निकल रही हैं लीव्स। स्प्राउटिंग होने का मतलब होता है अंकुरित होना, है ना। जैसे कि स्प्राउटेड सीड्स आपने खाई होती हैं, उसके अंदर से वो छोटे छोटे से निकल रहे होते हैं ना, तो वो होते हैं स्प्राउट्स। तो वो उसकी जो स्प्राउट्स हैं वो उसकी लेप्रस हाइड्स, उसकी जो स्किन है, उसकी जो स्किन है इस कलर की, जिसको पैचेस टाइप ऑफ बार्क है उसकी, उसके अंदर से उसके लीव्स जो हैं फिर धीरे धीरे ग्रो किए। तो यहाँ पर पहले तो मैं बताया है कि जब ट्री एक ग्रो ही इस प्रोसेस में हुआ है, धीरे धीरे ग्रो हुआ है, तो अब उसको मारना इतना भी आसान तो नहीं होगा ना। मारना भी एक लंबा ही प्रोसेस होगा, राइट। तो आगे ये हमें और पता चलेगा कैसे हम किल उसको कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अब इसके पोएटिक डिवाइसेस। पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि देखो ट्री को एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ग्रो करते हैं, खाते पीते हैं। लिखा है ना, राइजिंग आउट, फीडिंग, ग्रोन स्लोली। अब जैसे कि वो एक पर्सन हो तो पर्सन की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है।
देन आती है एंजेम्बमेंट, जब एक ही लाइन को ब्रेक करके 2 या 3 में दिया होता है, ये लाइन कंटिन्यूड होती है ना। तो अब देखें यहाँ पे, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, एक ही लाइन है लेकिन हमें 2 में नज़र आ रही है। देन अगेन, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, एक ही लाइन है लेकिन 2-3 में नज़र आ रही है आपको। देन राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग, ये तो उसके बारे में सारा दिया, लेकिन अब तीसरा हमें एंजेम्बमेंट और कहाँ दिख रहा है, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स, ये भी एक ही लाइन ब्रेक करके आपको 2 में नज़र आ रही है। देन कम्स मेटाफर, अब जो ट्री की ट्री की जो छाल है, बार्क है, उसको बोल दिया लेप्रस हाइड, उसकी स्किन को एक लेप्रेसी की बीमारी के साथ कंपेयर करके कि वो किस तरह से दिख रही होगी, डिसकलर्ड पैचेस वाली जो बार्क है, तो उसने लेप्रस हाइड कंपैरिजन कर दिया, यहाँ पर उसकी जो बार्क है उसका कंपैरिजन कर दिया लेप्रेसी वाली स्किन के साथ। तो यहाँ पर आपको मेटाफर भी नज़र आ रहा है। सो हैक एंड चॉप, अब क्योंकि सिंपली आपने देखा कि जैब ऑफ नाइफ से तो काम नहीं बनेगा, तो अब क्या करना है, हैक एंड चॉप करना है। हैक मीन्स रफली चोटे मारो उसके ऊपर, है ना। चॉप उसकी कटिंग करो, छोटे टुकड़ों में काटो उसको, तो ये काम करना पड़ेगा आपको। बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन अकेले इससे भी काम नहीं बनेगा। आप लगातार उसके ऊपर रफली चोटे मारे जा रहे हो, उसको कट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस अकेले एक्टिविटी से काम नहीं बनेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, कि इतना ज़्यादा दर्द भी आपका लेना काम नहीं करेगा। यहाँ 2 तरह से दर्द को डिफाइन किया है। एक दर्द तो इसलिए क्योंकि आप लगातार मेहनत कर रहे हो, चोटें मार रहे हो पेड़ के, तो वो दर्द जो आपकी बॉडी में होने लगा बिकॉज आप इतनी मेहनत कर रहे हो। दूसरा, जो पेड़ है उसको आप चोटें मार रहे हो तो उसे भी तो दर्द हो रहा है, तो ये जो दर्द हो रहा है इस दर्द से काम अभी नहीं बनेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, अब आप किसी तीखी चीज़ से किसी के चोट मार रहे हो तो ब्लड ही निकलेगा। अब ब्लीडिंग बार्क इसलिए लिखा है क्योंकि आप पेड़ को लगातार चोटें मार रहे हो, तो उसकी जो बार्क है, जो उसकी कह लो खाल जो है, उसके अंदर से खून निकलने लगा है। खून किस फॉर्म में होगा, जो वो लिक्विड सा निकलने लगता है यदि आप पेड़ को लगातार चोटें मारे तो। लेकिन वो जो ब्लीडिंग हो रही है पेड़ की, जो वो पानी सा निकल रहा है, विल हील, वो तो ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और बिल्कुल ग्राउंड के पास से, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, क्या निकल के आ जाएंगी, कर्ल्ड मतलब मुड़ी हुई, ग्रीन हरे रंग की, ट्विग्स छोटी छोटी टहनियाँ। कहने का मतलब, यदि आप सिर्फ इस तरह से पेड़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लगातार चोटें मार दो वहाँ पर और फिर उसे छोड़ दो, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। क्या होगा, वो वाउंड जो है, वो चोट जो है वो लगी हुई, वो ठीक हो जाएगी और फिर दोबारा से ग्राउंड के पास से क्या होगा, उसकी जो छोटी छोटी मुड़ी हुई टहनियाँ हैं हरे रंग की, वो निकलने लगेंगी। मिनिएचर बोस, छोटी छोटी जो बॉस हैं, बॉस होती है देखो, ट्विग्स से थोड़ी हैवी टहनियाँ, ब्रांचेस जो होती हैं उनको बोल देते हैं, कि छोटी छोटी वो ब्रांचेस भी निकलना शुरू हो जाएंगी। विच इफ़ अनचेक्ड, जिनको अगर देखा ना गया टाइम से, विल एक्सपैंड अगेन, तो दोबारा से वो फैल जाएंगी टू फॉर्मर साइज। फॉर्मर मीन्स जो पहले था, जिसको आपने कट किया था, आपने चॉपिंग करी ना, लगातार चोटें मारी, उसकी आपने टहनियाँ काट दी होंगी, छोटी छोटी उसकी जो ट्विग्स हैं उनको काट दिया होगा, उसकी जो कुछ ब्रांचेस है उन्हें हटा दिया होगा। लेकिन क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद वो हीलिंग हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, दोबारा से वहाँ से छोटी छोटी टहनियाँ निकल आएंगी, दोबारा से वहाँ पर ब्रांचेस जो है ग्रो हो जाएंगी। और अगर आपने नज़र ना रखी, टाइमली उसको नहीं कट किया, तो दोबारा से फॉर्मर साइज़, जो इनिशियल साइज़ था, पहले का साइज़ था, वही सेम साइज़ उसका दोबारा से बन जाएगा, मतलब ट्री किल नहीं होगा। यहाँ पर अब देख लेते हैं हम पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहले तो हमें नज़र आ रहा है एलिट्रेशन, लिखा हुआ है ब्लीडिंग बार्क, तो यहाँ पर बी साउंड आपको क्लियरली नज़र आ रही है। देन आपको दिख रहा है एंजेम्बमेंट, लाइंस कॉन्टिन्यूड हैं, है ना, जैसे सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, तो ये एक ही लाइन है जो 2 में आपको नज़र आ रही है, तो एंजेम्बमेंट है। देन अगेन, द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, एक ही लाइन जो ब्रेक करके दी हुई है ना। यहाँ भी मिनिएचर बोस विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू द फॉर्मर साइज, तो ये भी एंजेम्बमेंट क्लियरली नज़र आ रहा है। देन मेटाफर, ब्लीडिंग बार्क लिखा हुआ है, तो पेड़ की जो कंपैरिजन है, जो वो लिक्विड निकल रहा है उसके अंदर से, जब आप उसे कट कर रहे हो तो उसको ब्लड के साथ कंपेयर कर दिया कि उसका खून निकल रहा है। जैसे इंसान के चोट लगती है तो ब्लड निकलता है, उसी तरह से जब ट्री के चोटें लगी हैं तो उसके वो जो लिक्विड निकल रहा है उसको ब्लड की तरह से ही कंपेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेटाफर नज़र आ रहा है। नो
द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। अभी हम प्रीवियस टेंसा में देख के आए कि अकेले ऐसे काम नहीं बनेगा, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो कह रहे हैं नहीं, मतलब ऐसे तो काम नहीं बनेगा। द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, जो उसकी जड़ है उसको पुल आउट, उसे खींचकर बाहर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, अब जो जड़ें हैं वो फर्मली टाइटली अर्थ के साथ ही जो है बाइंड होकर ट्री को खड़ा करके रखती हैं। तो अर्थ के अंदर एंकरिंग हुई हुई है, अर्थ जो एक तरह से उसका एंकर भी एक्ट कर रहा है, सपोर्ट सिस्टम एक्ट कर रहा है। तो ये जो अर्थ उसको सपोर्ट कर रही है, एज एन एंकर एक्ट कर रही है उसके लिए, तो जड़ें जो हैं ट्री की वो अर्थ में से बाहर निकालनी पड़ेगी। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड, कि उसको जो है रोप्ड बांधना पड़ेगा रस्सी से। टाइड, टाइड भी वही बांधना हो गया, रोप्ड इसलिए कि रस्सी से हम कहना चाह रहे हैं, रोप होती है ना रस्सी, तो उसके साथ हमें बांधना पड़ेगा। आपने कई बार ट्री को कटते हुए भी देखा होगा, क्या किया होता है कि बांध कर रस्सी से फिर उसे खींचा जा रहा होता है ना। तो इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। एंड पुल्ड आउट, और उसकी जो जड़ है उसको निकालना पड़ेगा। पुल्ड आउट, खींच कर बाहर निकालना पड़ेगा। स्नैप्ड आउट, बाहर निकालना पड़ेगा अगेन। और पुल्ड आउट एंटायरली, या पूरी तरह से ही उसकी जड़ को बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ना बार बार वर्ड आ रहा है, पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, पुल्ड आउट, बार बार पुल्ड आउट, यानी जड़ को बाहर निकालने की बात बार बार की जा रही है। कहने का मतलब सारी की स्ट्रेंथ जो है ना ट्री की, सारी जो स्ट्रेंथ है ट्री की वो उसके रूट्स में ही है, वही उसकी लाइफ है। तो वहीं से लाइफ खत्म होगी। तो बार बार जो पोएट है वो जोर दे रहा है इस बात पे कि पुल आउट, निकालो, उस जड़ को ही निकालो। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, जो केव, केव क्या होती है, गुफा। अब अर्थ के अंदर होती है रूट्स, तो रूट्स को एक तरह से गुफा मिल रखी है। गुफा क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो छुपा रखा है अर्थ ने एक तरह से रूट्स को अपने अंदर। तो उसको जो है इस गुफा में से, इस अर्थ केव में से बाहर निकालना पड़ेगा पूरी तरह से। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड द सोर्स, अब जो ट्री है उसकी जो सारी ताकत है वो क्या है, रूट्स है, वही उसका मेजर सोर्स है। तो जब हम उसको बाहर निकाल देंगे तो वो एक्सपोज हो जाएंगी, नज़र आएगी, है ना, बाहर हमें दिखेगी। अदरवाइज रूट्स नज़र नहीं आती, ग्राउंड के अंदर होती हैं। लेकिन जब किसी पेड़ को इस तरह से उसकी रूट्स को बाहर निकाल दिया जाए तो वो हमारे को विजिबल हो जाएगी, नज़र आएगी। वाइट एंड वेट, अब जड़ें कैसी होती हैं, मोस्टली वाइट कलर की, है ना। वेट, गीली होती हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर या ग्राउंड के अंदर जब वो होती हैं तो वो वाटर लेती होती हैं, लगातार एब्जॉर्ब करती हैं वाटर, तो इस कारण वो वेट भी हैं, गीली भी हैं। द मोस्ट सेंसिटिव, की सबसे ज़्यादा सेंसिटिव। हिडन, छुपी हुई। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, कई साल से अर्थ के अंदर जो है वो छुपी हुई थी, है ना। वो किसकी बात हो रही है, रूट की बात हो रही है। लगातार ना एक ही बात पे जोर किया है, पुलिंग आउट ऑफ द रूट्स, उनको बाहर निकालने की बात बार बार से। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस हम देखते हैं। सबसे पहले एलिट्रेशन, लिखा है वाइट एंड वेट, तो यहाँ डब्ल्यू साउंड क्लियरली नज़र आ रही है। देन आपको नज़र आएगी एंजेम्बमेंट, जब लाइंस कॉन्टिन्यूड होती हैं तो लिखा हुआ है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड द सोर्स, एक ही लाइन कॉन्टिन्यूड। देन अगेन द मोस्ट सेंसिटिव, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, तो ये भी एक ही लाइन आपको क्लियरली नज़र आ रही है, तो एंजेम्बमेंट है। देन रेपिटेशन, ये डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं। बार बार वर्ड आ रहा है पुल्ड आउट, है ना, पुल्ड आउट, एक ही चीज़ पे एम्फेसिस है बार बार, पुल्ड आउट। तो यहाँ पर रेपिटेशन आपको पुल्ड आउट की नज़र आ रही है। देन द मैटर ऑफ स्corching एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, अभी हम देख कर आए प्रीवियस स्टेंजा में कि अगर ट्री को ख़त्म करना है तो हमें एक्चुअली करना क्या है कि उसकी जो जड़ है, उसकी जो रूट है, उसी को ग्राउंड में से बाहर निकालना होगा। देन द मैटर ऑफ स्corching एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, उसके बाद क्या मैटर रह जाएगा, क्या काम रह जाएगा कि उसको तेज गर्मी में झुलसाने वाली जो गर्मी है, इन द सन लिखा है ना, इन सन एंड एयर, कि तेज झुलसा देने वाली गर्मी में उसे पड़ा रहने देंगे हम, और उसकी क्या होगी, चॉकिंग हो जाएगी, घुटन होगी, उसको इतनी गर्मी होगी तो उसके अंदर वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि देखो सन एंड एयर में अगर वो होगी तो ड्राई हो जाएगी। सन धूप है, और धूप के साथ साथ अगर एयर भी चल रही है तो वो वेट जो थी पहले रूट, वो क्या होगी, बिल्कुल सूख जाएगी। अब बिकॉज वो ग्राउंड में तो है नहीं, ग्राउंड से तो हमने उसे निकाल लिया, तो अब उसको दोबारा से वाटर भी अवेलेबल नहीं होगा। तो एक तरह से उसके डेड होने के, उसके ख़त्म होने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा एनहेंस हो गए हैं, ठीक है। ब्राउनिंग, धीरे धीरे वो ब्राउन हो जाएगी। हार्डनिंग, हार्ड हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर देखो वाटर ही नहीं है तो सॉफ्टनेस नहीं रहेगी, पहले वो सेंसिटिव थी, है ना। ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज़ डन, कि धीरे धीरे वो मुड़ने भी लगेगी और फिर उसकी विदरिंग भी हो जाएगी। विदरिंग यानी कि वो बिल्कुल कहते हैं ना स्किन जो बिल्कुल ड्राई हो गई है एक तरह से, तो इसी तरह से जो रूट्स है पूरी तरह से ड्राई हो जाएगी।
एंड देन इट इज़ डन, और तब जाकर हम कहीं कहेंगे कि जो काम है वो हो गया है, यानी जो ट्री है वो अब किल हो गया है। यानी ट्री को मारना इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस, है ना। आपको उसकी रूट निकालनी होगी, उसे धूप में सूखने देना होगा, उसका वाटर पूरी तरह से निकल जाना चाहिए उसके अंदर से, है ना। फिर वो ब्राउन होगा, हार्ड हो जाएगा, सारी सॉफ्टनेस चली जाएगी, ट्विस्ट मुड़ने लगेंगी वो जड़ें जो हैं, विदरिंग बुरी तरह से सूख जाएंगी, श्रिवल हो जाएंगी, और उसके बाद हम कहेंगे कि ट्री जो है वो मर गया है या ख़त्म हो गया है। पूरा प्रोसेस इसमें एक्सप्लेन्ड है। यहाँ पर आपको दिखेगा स्टेंजा में एनजेम्बमेंट, यानी एक ही लाइन कॉन्टिन्यूड जो होती है, तो लिखा है देन द मैटर ऑफ स्corching एंड चोकिंग इन सन एंड एयर। तो एक ही लाइन है जिसको दिया हुआ है कैसे, ब्रेक करके दिया हुआ है, ठीक है। तो एक ही लाइन को ब्रेक करके हमें यहाँ पर दिया हुआ है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम।